हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं और हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ आपका साम्राज्य, उसमें हम रोम साम्राज्य की कहानी पढ़ रहे थे। उसकी संस्कृति, उसकी साक्षरता, उसकी लिंग अनुपात, उसकी लिंग स्थिति, उनके सामाजिक संरचना और संस्कृति को हम देख रहे थे। हमने इसमें जो आपका श्रमिक जो नियंत्रण है उनके बारे में पढ़ा कि श्रमिक नियंत्रण किस प्रकार का है, कैसे कैसे कुछ है, किन किन चीजों पर ये काम कर रहा है। इन सब चीजों को हमने पढ़ने का, देखने का, जानने का प्रयास किया। क्लियर है? यह आपको ध्यान रहना चाहिए। क्लियर है? तो कितना आप पढ़ लेते हैं, कितना आप कर लेते हैं, कितना हम लोग इसमें आपका देख लें। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक बढ़ते हुए हमने ये सारी चीजों को इसमें देख लिया कि किस किस प्रकार से ये सब था, किस प्रकार यहाँ लोगों ने बात की, कैसे यहाँ दासता थी, दासता के नियम क्या थे, लोग दास का काम क्या था, लोग दास क्यों खरीदते थे और किस तरीके से दासों को रखा जाता था, कैसे दास महंगे हो गए, कैसे दास की रखरखाव की जाती थी। जब दासता कम हुई तो लोगों ने कैसे आपका श्रमिकों को अपने किराए पर लेना शुरू किया और किराए के श्रमिक और दास श्रमिकों के बीच क्या डिफरेंस था, कैसे अंतर आते थे, लोगों की निर्भरता किन पर अधिक हुई और समय के साथ पर्याप्त लोग श्रमिकों की तरफ बढ़े कैसे। तो ये सारे मुद्दे हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से देख पा रहे थे, इनको समझने का प्रयास कर रहे थे कि किस कठोरता और क्रूरता से उन सबको रखा जाता था। कैसे हम देखते थे ये फैक्ट्रियों की हालत की गई है, दिल्ली ने सिकंदरिया या अन्य फैक्टरों के में कारण उनको छोड़ने, उनको नापसंद करने की सारे फैक्टरों के बारे में, सारे तथ्यों के बारे में उन्होंने वास्तविक रूप से लिखा है। ठीक। और जो धूपबत्ती अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उनमें भी ये सारी चीजों को हमने देखा और किस किस तरीके से किसको पात्र माना गया, मालिक और जो है कामगार के बीच कैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट करार हुआ करता था, हजारों गुलाम श्रमिक कैसे आत्मसमर्पण करते थे, परिवार में जीवित रहने के लिए क्या क्या लिखा गया है और अगस्टीन ने इस बारे में क्या कुछ लिखा है अपने एक्सपीरियंसेस में, ये हमने इसमें आपका देख लिया और पढ़ लिया। क्लियर है? ये हम इतना इसमें आपका देख चुके थे। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़े? चलिए दोबारा पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सामाजिक श्रेणी। आइए हम और अधिक ब्यौरा न देकर साम्राज्य की सामाजिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। एल्सियस प्रारंभिक क्षेत्र में सामाजिक समूह का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि सेंटर यानी कि पिता यानी कि अवरोही, प्रमुख वर्ग, जनता, सम्राज्य, फुंडा और निम्न वर्ग के यानी कि कामरून के ये लोग के अनुसार सर्कल थिएटर के तमाशे देखते थे। 30वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सीनेट में लगभग 1000 से और कुल आधे से अधिक सीनेट में इतावली परिवार थे। तो जितने भी सीनेट में लोग थे वो कौन थे? इतावली जो आपकी फैमिली थे उन लोगों को था, यानी कि उच्च वर्ग का ही प्रतिनिधित्व था। 4वीं शताब्दी के प्रारंभिक में सैटकॉन ने प्रथम शासनकाल के आरंभ में ही टैक्टस द्वारा उल्लेखित पहले 2 वर्ग समूह ठीक एकीकृत होकर अभिजात वर्ग बन चुके थे। इन परिवारों में कम से कम परिवार अफ्रीका और पूर्वी मूल रूप से परवंत रोमान अभिजात के अत्यधिक धनवान थे। इनमें कई दिनों में शुद्ध और भ्रांत कम शक्ति थी जिनका पृष्ठ अधिकार आपका विभाजित वर्गीय नहीं था। मध्य वर्ग में अब नौकरी और सेना से जुड़े आम लोग शामिल थे। अपेक्षाकृत अधिक समृद्धि सौदागर के किसान शामिल हुए। इनमें भूतपूर्व लोग टैक्स के सम्मानित या महान सीनेट के लोग आश्रित के रूप में थे और मुख्य सरकारी और सेवा पर आपका निर्भर था। इन माध्यमों में परिवार का भरण पोषण करती थी। कह रहे ये सेवा थी और इन सेवा के परिवार में ये सारा भरण पोषण करती थी। उन्हें नीचे भारी संख्या में निम्नतर वर्गों में एक विशाल समूह कहा था और सामूहिक रूप से होमलियोड और यानी कि निम्नतर वर्ग कहा जाता था। इनमें ग्रामीण श्रमिक शामिल थे। इनमें बहुत से स्थायी बड़े रूप से जागीरदार आपका नियोजित थे और औद्योगिक और खनन प्रस्थानों का कामगार, प्रवासी कामगार और अनाज और जैतून की फसल कटाई, निम्न श्रम पर अधिकांश श्रम की पूर्ति,
स्वयं नियोजित शिल्पकार ऐसे बताया जाता था कि मजदूर पाने वाले श्रमिकों की तुलना में बेहतर खाते पीते थे और बड़ी बड़ी संख्याओं में कभी कभी काम करने के लिए विशेषकर बड़े शहरों और वस्तु हजारों गुलाम को विशेष रूप से पश्चिमी समाज में पाया जाता था। 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में इतिहासकार ओलंपियाड में जो एक राजपूत था लिखा वह रोम के रहने वाले कुलीन वर्ग और संपदा आय 4000 पाउंड के बराबर होती थी, वह उपज में शामिल नहीं था, इसका सीधे ही कर लिया जाता था। यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको वो अपने कर में अपने टैक्स के रूप में वो सम्मिलित नहीं करते थे, सीधा उनको वो उनसे वसूलते थे। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपका रखी गई हैं और इनको देखा है। क्लियर है? ये आपको देखना है। ठीक। अश्वरोही यानी कि नाइट परंपरा के रूप में दूसरे में सबसे अधिक शक्तिशाली और शक्तिवान समूह था। वे ऐसे परिवार में संपत्ति और घुड़सवारी सेना भर्ती में होने का औपचारिक योग्यता प्रदान करते थे, इसलिए इक्वाइट्स कहा जाता था। सेंटरों की संख्या में तरह तरह के अधिकार नाइट जमींदार हुआ करते थे, लेकिन सेंटरों के विपरीत उनमें कई लोग जहाज और अमीर व्यापारी समझते थे। क्लियर है? इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर देखते थे, बात करते थे, समझा देखा भाला जाता था और इन्हें किया जाता था। क्लियर है? ये आपको देखना चाहिए। परिवर्तित समाज में प्रथम 3 शताब्दियों में प्रचलित चांदी आधारित मैट्रिक प्रणाली समाप्त हो गई। प्रथम 3 शताब्दी थी, उनमें प्रचलित चांदी आधारित जो मैट्रिक है वो समाप्त हो गई। स्पेन में खानों से चांदी मिलना बंद हो गई थी। सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रही गई थी। ऑस्टेनाइट सोने पर आधारित मौद्रिक प्रणाली को स्थापित करें और समूची वर्तीकाल में मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन था। रोम साम्राज्य की परिवर्तित काल में वे नौकरी के उच्च स्थान और मध्यम वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, क्योंकि वे अपना वेतन रूप से समान मिलते थे और अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन और संपत्ति खरीदने में लगा देते थे। अक्सर साम्राज्य में भ्रष्टाचार फैलता हुआ है, विशेष रूप से न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्ति के प्रशासन में उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट खसोट और लालच के लिए कुख्यात थे, लेकिन सरकार ने इसी प्रकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बारंबार हस्तक्षेप किया। इस संबंध में हम इसलिए पता चलता है कि सरकार ने अनेक कानून बनाए और साथ ही इतिहासवादों के बुद्धिजीवियों में ऐसा भ्रष्ट कारनामे की निंदा की, आलोचना की। अभिजात और श्रेष्ठ जगत की उल्लेखनीय रही। रोम साम्राज्य तानाशाह पर आधारित थी। असहमति और आलोचना को आपका कभी कभार ही बर्दाश्त किया जा सकता था। आमतौर पर सरकार विरोध पर उतरा और हिंसक होती है और पूर्व में हर जगह लोगों में निडर और अफसोस साम्राज्य का मजाक उड़ाया गया। 4वीं शताब्दी तक आते जाते रोम के कानून में एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था और उसने इसमें अंकुश लगाने का काम किया। ठीक, लोग सम्राट पर अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से किया गया था। इसलिए 4वीं शताब्दी में अंतिम दशकों में एम्बर्स जैसे शक्तिशाली विपक्षों के लिए संभव हो पाया कि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोरता और नरमदरी के साथ विपक्ष में उतनी ही अधिक शक्ति का मुकाबला करे। क्लियर है? तो कैसे कैसे रोम में समाज निकला, भ्रष्टाचार पर किस तरीके से हो, न्याय संगत हो, कानून बने, किस तरह की जो आपकी मुद्रा थी वो उनका चलन हो, चांदी पर्याप्त नहीं रही गई, तो किस तरह से कैंटोनाइट को सोने पर आधारित नई आपका मौद्रिक प्रणाली को स्थापित किया। कैसी आए? नई आपका मौद्रिक प्रणाली आए। किस किस रूप से हम इसको देख सकते हैं, किस किस रूप से हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं, इन सारे मुद्दों पर आपका बात करी गई। इन सारे मुद्दों को देखा गया और समझा गया कि कैसे हम इनको अच्छे से यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये हमने इसमें देखने का, जानने का प्रयास। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। अब समय थोड़ा चेंज हुआ और अब देखिए आप परावर्ती पुराकाल स्थिति पर।
पराकाल पूरा स्थिति है वो आपका बनी हुई है। इस अध्याय के अंत में हम रोम साम्राज्य की अंतिम शताब्दियों और उसके संस्कृति परिवर्तन का दृष्टिपात करेंगे। परावर्ती पुराकाल का शब्द ही रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास में अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया गया है, जो मोटे तौर पर चौथी से सातवीं शताब्दी में फैला। यही चौथी से सातवीं शताब्दी स्वयं के अनेक सांस्कृतिक आर्थिक हलचलों का परिपूर्ण था। संस्कृति के स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसमें एक सम्राट कैंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने के लिए निर्णय था। उन्होंने क्या किया कि ईसाई धर्म को हम लोग आपका राजधर्म बनाएंगे। ये सम्राट हैं और उन्होंने ईसाई धर्म को राष्ट्र धर्म बनाने की बात करी। दूसरा, सातवीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ, लेकिन राज्य के ढांचे में उतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि यह परिवर्तन सम्राट को डियोक्लेशियन और 284 से 305 के समय से प्रारंभ हुआ। ये समय काल, ये स्थिति, ये सब चीजों को हमने इन पे आपका देखने का प्रयास किया। क्लियर है? ये आगे बढ़े। सम्राट डियोक्लेशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा हो चुका था। उसके प्रदेश में सामरिक और आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं था, इसलिए हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य में थोड़ा छोटा बना लिया। साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया, असैनिक कार्य किए, सैनिक कार्य के अलग कर दिए। साथ ही उन्होंने सेनापति ड्यूसस को स्वायत्तता प्रदान कर दी, जिससे सैन्य अधिकारी अधिक शक्ति समूह के रूप में उभरा। अब आप किसी को फ्रीडम दे दोगे तो वो अपने हिसाब और प्लान से काम करेगा, तो वो क्या हो गया, थोड़े से और आपके सशक्त रूप में उभर कर हमारे सामने आए। कैसे हुए? सशक्त रूप में उभर कर हमारे सामने आए। कैंटाओनाइट्स ने इसमें कुछ परिवर्तन को पुख्ता बनाए रखा और अपनी ओर कुछ परिवर्तन किए। इनके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए गए। उनमें सेल्डियास के नाम से एक सिक्का चला, जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। किसका था? एक सिक्का आया और उस सिक्का कितना था? 4.5 ग्राम प्योर गोल्ड का था वो। यह सिक्का रोम साम्राज्य में समाप्त होने के बाद चला। साल्डियस सिक्के में बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे, लाखों करोड़ों संख्या में चलन था। कैंटाउन में इसका एक नवाचार था और एक दूसरे की राजधानी का निर्माण था, और पहले भी को बेंजाइट कहा जाता था। ये नई राजधानी 3 ओर से घिरी हुई थी, चूंकि राजधानी के नई सीनेट की जरूरत थी। इसलिए चौथी शताब्दी में शासक ने वर्गों की बड़ी तेजी से विकसित किया, मौद्रिक स्थापित किए। बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी हुई। पुरातत्व अभिलेखों से पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सहित ग्रामीण में उद्योग धंधों में आपका व्यापार विकास के लिए पर्याप्त पूंजी लगाई गई। तेल की मिलें और शीघ्र कारखानों के पेज और तरह तरह की पानी के मील जैसी नई प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण थी। धन का अच्छा खास निवेश पूर्व की ओर एक लंबी दूरी के व्यापार में किया। ऐसा व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। कैसे हुआ? आपका द्वारा व्यापार के रूप में उभरा और उसका पुनरुत्थान जो है हमको आपका व्यापार में दिखने लगा। क्लियर है? ये हमको दिखना चाहिए। तो आपको दिखाई दे रहा है कुछ? तो कैसे कैसे प्रचलन हो रहा है, कैसे कैसे चीज चल रही हैं, इन सबको हम लोग आपका अच्छे से इसमें देख सकते हैं, अच्छे से इसमें बात कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े बच्चों। तो आपने देख लिया होगा अच्छे से। चलिए, इन सभी फलस्वरूप शहरी संपदा एवं समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई।
इसमें स्थापित कला के नए रूप विकसित हुए, भोग विलास के संसाधन में भरपूर तेजी आई, शासन वाले कुलीन वर्ग में कहीं अधिक संपदा और शक्तिशील हो गए। मिस्र के परिवर्तित शताब्दियों में पैमाइश पौधे के पत्ते गिरे हुए सैकड़ों दस्तावेज मिले। हमसे पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहां मुद्रा का व्यापार का रूप में इस्तेमाल होता था। ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। छठी शताब्दी के दौरान जस्टिशियन शासनकाल में अकेले मिस्र और 25 लाख साल्डियस यानी कि 3500 पाउंड सोने से अधिक निवेश था के रूप में देता था। निसंदेह मतलब जिसमें कोई शक ना हो, पश्चिमी एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाकों में 5 और 6ठी शताब्दी में अधिक विकसित और घने बसे हुए सामाजिक पृष्ठभूमि आधार पर लंबी अवधि में अधिक अनेक संस्कृतियां परिवर्तित हुई। ऐसी हुई लंबी संस्कृतियां, ये सब चीजें अधिक आपका फली फूली, ये सारी चीजें आपको दिखाई। यूनान और रोम की पारंपरिक धार्मिक सांस्कृतिक बहुदेववादी थी, जो अनेक पंथों की उपासना और पति के विश्वास रखते थे। जुपिटर, जूनो, मिनर्वस, मोस, रोम, इतावली देवों ने यूनानी और पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। यानी कि यूनान हो चाहे आपका रोमवासी हो, वहां संस्कृति कैसी थी? बहुदेववादी। यानी कि एक से अधिक देव अगर हैं तो हम उनको बहुदेववादी कहते हैं। जिस तरह भारत में अनेक पंथ थे, तो वहां भी अनेक लोगों के अपने अपने पंथ थे, एवं उपासना पत्ति में विश्वास रखते थे। हर आदमी की अपनी पूजा पाठ और जो उपासना थी, उनकी एक पद्धति थी जिसको फॉलो करते थे। क्लियर है? जिसके लिए उन्हें साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। हजारों मंदिर और मठ आपके देवालय बना रखे। ये बहुदेववादी स्वयं को भी एक नाम से ही पुकारते थे। रोम साम्राज्य में बड़ी धर्म था। यहूदी में एमाश यानी कि विविधताहीन नहीं थे, और परिवर्ती पुराकाल धर्म युद्ध की अनेक विविधताएं मौजूद थी। चौथी और 5वीं शताब्दी में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक और जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। बहुदेववाद के विशेष रूप से पश्चिमी प्रांत में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। कैसा है? तुरंत गायब नहीं हुआ। ईसाई धर्म प्रचारक वहां बहुदेववादी के मत मंत्रों में धार्मिक रीति रिवाज पर लगातार जोर देते रहे। पहले जो बहुदेववादी थे, उन्होंने मत मंत्रों ने अपने धार्मिक रीति रिवाज पर लगातार उन्होंने विरोध किया। ईसाई जनसाधारण की तुलना में बहुदेववादी की निंदा करते हुए चौथी शताब्दी में विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच सीमाएं इतनी कठोर हो गई, गहरी नहीं थी, इतनी कि आगे चलकर वे शक्तिशाली विपाशाओं की कोशिश का कारण हुए और अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज का पालन करने का पाठ किया। और जनता आम खुशहाली खास तौर पर पूर्व भाग में अधिक फैली हुई थी। आबादी 6ठी शताब्दी के मुख्य भाग तक बढ़ रही थी। हालांकि प्लेग की महामारी का प्रकोप हो चुका था। इसके कारण 450 के दशक में संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश विभाजित था। इसके विपरीत पश्चिमी महासागर राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया और आने वाले जर्मन मूल के सामूहिक गोथ, बेल्ट, लोवस आदि सभी प्रांतों ने आपका कब्जा कर लिया और अपने अपने राज्य स्थापना कर ली। रोमोत्तर यानी कि पोस्ट रोम कहा जाता था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण थे वहां के राज्य। तो कैसे थे? तो वहां के राज्य थे वो बड़े ही महत्वपूर्ण थे, जो आपको देखना चाहिए कि किस प्रकार रहा, वहां कहां पर वहां के मठ थे, कहां पर वहां के मंदिर थे, किस तरीके से मनाया गया। जुपिटर, जूनो, मिस, अनेक रोम के देवता हैं, बड़े फेमस हैं ये, जिन्हें आप पढ़ते हो ना,
ये जो आपके देवता हैं, जुपिटर हो गया, जूनो हो गया, मिनर्वा हो गया, मार्क्स हो गया, रोम के देवता हैं और वहां भी देवी देवताओं की मूर्ति का भी प्रचलन है। तो मूर्तियां वहां भी बनी है, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही मूर्तियों का प्रचलन है या मूर्ति पूजा होती है, उधर भी आपका मूर्ति पूजा का प्रचलन जो है वो दिखाई। बहुत देर बाद विशेष रूप से पश्चिमी प्रांत और आसानी से गायब नहीं हुआ। हालांकि ईसाई ने, आपने देख लो किस तरह से बड़े चढ़े और क्या स्थिति रही। अब देखिए अब क्या हो रखा था कि गोथ, बेल्ट्स, लोबर्ट्स सभी प्रांत में अपना कब्जा हो गया और ये सारी चीजें फैलने लगी। अब देखिए क्या थी, स्पेन में विसिगोथ का राज्य अब अरबों ने 711 से लेकर 720 के बीच नष्ट कर दिया था। अरब यानी कि मध्य एशिया माइनर के जो आपके रीजन के क्षेत्र है, उनको तो हमने कहा ये राज्य विभिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के ही पूर्व संकेत है। दुनिया को आमतौर पर मध्यकालीन यानी कि मिडेवल कहा जाता है। पूर्व भाग में जहां साम्राज्य संयुक्त बना है, वहां जस्टिशियन का शासनकाल समृद्धि और महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का द्योतक है। जस्टिशियन ने 533 में अफ्रीका को बेल्डा के अपने कब्जे से छुड़ा लिया और इटली को ओस्ट्रोगोथ से लेकर वापस अधिकार कर लिया। इसमें देश के तहस नहस हो गया। लैम्बोर्ड्स के आक्रमण में रास्ता तैयार किया। 7वीं सदी के प्रारंभिक दशकों के आते आते रोम ईरान की लड़ाई में फिर छिड़ गई और मसानी शासकों ने 3वीं शताब्दी में ईरान के शासक कर दिए गए। मिस्र सहमति सभी विशाल और पूर्व प्रदेशों के बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। बाइजाइट यानी कि रोम साम्राज्य में ज्यादातर इसी नाम से जाना जाता है। जो बाइजाइट है तो रोम साम्राज्य को ज्यादातर इसी नाम से जानते हैं। ये भी इसका नाम है रोम साम्राज्य का। कह रहे कि 620 के दशक में प्रांतों में फिर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन उनके बीच वर्षों के बाद में दक्षिण पूर्व की ओर बहुत जोरदार अंतिम धक्का था जो उन्हें सहन नहीं कर सके। अरब प्रदेश की शुरुआत होने वाले इस्लाम के विस्तार में प्राचीन विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति थी कि 642 तक पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल हुए थे और रोम, पूर्वी रोम और सासनी दोनों साम्राज्य बड़े भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जों में आ गए थे। किंतु हमें यह बताना ध्यान में रखना चाहिए कि उभरते हुए इस्लामी राज्य की जीत और एक शताब्दी के बाद स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैली। अरब जनजातियों को पराजित करने हुई शुरुआत से ही शुरू होकर ये जीते सीरियाई रेगिस्तान और इराक के सरहदों तक पहुंच गई। पश्चिमी मुसलमान सेना और दूर दूर तक गई, जैसा कि अगले विषय में आप 4 में देखेंगे कि अरब प्रायद्वीप वहां रहने वाले अनेक जनजातियों का एकीकरण एक ही कारण था, वो इस्लाम धर्म का क्षेत्रीय विस्तार हो। कैसा हुआ? क्षेत्रीय धर्म का आपका एक तरफ विस्तार हो। क्लियर है? जो हमको दिखाई तो एक तरफा जो विस्तार हो रहा है, जो चीजें बढ़ रही हैं, वो हमने यहाँ देखी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से है, कैसा कुछ है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। अब देखिए ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है काला सागर और काला सागर के इधर ईस्ट में है कैस्पियन सी और भूमध्य सागर के ही आपका साउथ में है रेड सी और रेड सी के ईस्ट में है फारस की खाड़ी। ठीक, और ये फारस की खाड़ी जुड़ी हुई है अरब सागर से। क्लियर है? तो ये दजला और फरात का रीजन है। यही वो क्षेत्र है
जहां पर आपका पर्शिया यानी कि ईरान पनपा है, इस वाले रीजन तक। क्लियर है? रोम के लोग इधर से आए, ऊपर से जो आपका यूरोपियन वाला पार्ट है उन लोगों ने उधर से एंट्री किया है। ठीक, और ये सारी जानकारियां हमको इन घटनाक्रम में एक एक करके आपको मिल जाएगी। कब कहाँ किसका युद्ध हुआ, कैसे हुआ, क्या स्थिति थी, इन सबको हम लोग इसमें देख सकते हैं और आपका बात कर सकते हैं। क्लियर है? तो चैप्टर को आपको एक बार रिवीजन करना चाहिए, आपको देखना चाहिए रोम, पारस, फर्सिया, पाथियन कैसे लोग आए, कैसे उन्होंने शासन किया। थोड़ा आपको समझने में अनसर्टेनिटी इसलिए लगेगी क्योंकि ये शुरुआत है उस जमाने में जब आपके साम्राज्य स्थापित हो रहे थे। हम पहले साम्राज्यों की बात कर रहे हैं शुरुआत से। तो अब तो मॉडर्न है, अगर हम 150 साल पुरानी घटना की बात करेंगे तो हमें जहन में कुछ बन जाता है, लेकिन ज्यादा पुरानी का नहीं बनता। चलिए, और फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।